हेलो क्लास 10th एंड आई स्टूडेंट्स। तो दोस्तों इस समय हम पेंटिंग के 7 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और आज हम 8 चैप्टर की तरफ आ चुके हैं। और ऐसे ही कल आप लोगों की जो पेंटिंग की वीडियोस है ना वो ख़त्म हो जाएगी आना, और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं 8 चैप्टर समकालीन भारतीय कला के पूर्वगामी कलाकार। ठीक है, यानी कि जो भारत है ना, भारत के अंदर किस तरीके के कलाकार थे और किस तरह की कला थी। ठीक है, तो देखिए संक्षिप्त विवरण देखिए। पहले तो 19वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण भारतीय पारंपरिक कला का ह्रास हुआ। ठीक है, यानी कि जो भारत में ब्रिटिश लोग आए थे ना, उन्होंने हमारे देश की परंपरा और ट्रेडिशन को इतना बदल के रख दिया था ताकि उस पर वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ सके। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, हमारी भारतीय परंपरा को ख़त्म करने की कगार पे आ गए। भारतीय कलाकारों ने अपनी पैतृक कला को सकारात्मक सोच से देखना शुरू किया और यूरोपीय और इसके अलावा पूर्व ब्रिटिश शासनकाल की जो कला थी ना उसको आगे बढ़ने से रोका। ठीक है, और खुद की आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया कला को। ठीक है, तो समकालीन भारतीय कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन थे? तो पहले थे राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और विनोद बिहारी। और इसके अलावा विनोद बिहारी, रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय और अमृता शेरगिल। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, देखिए क्या क्या है। तो पहला चित्र है हमारे सामने हंस दमयंती। ठीक है, तो हंस दमयंती जो है वो शीर्षक भी है यहाँ का, और ये जो पेंटिंग बनाई है ना ये वाली, ये राजा रवि वर्मा ने बनाई है। और वही वाला खेल है जो कैनवास का तेलीय रंग था ना, कैनवास के ऊपर जो हमने देखा था मोनालिसा में, और वही हमने आगे भी कई सारी पेंटिंग में देखा था। वही सेम माध्यम कैनवास पर तेलीय रंग का यूज़ करके राजा रवि वर्मा ने हंस यमनी जो भी है ना ये बनाया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि काल 1899 का था। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आपको ये पेंटिंग देखनी है तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। चित्र की विशेषताएं बताओ तो 1899 में तेलीय रंग में बनाई गई ये कृति राजा रवि वर्मा की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। और इसके अलावा चित्र में दमयंती को सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर स्त्री के रूप में लाल रंग की साड़ी पहना चित्रित किया गया है तथा वह अपने प्रेमी का संदेश हंस के माध्यम से सुन रही है। ठीक है, दमयंती की खड़ी आकृति और उसकी अर्थगर्भिता जो है भाव भंगिमा बहुत आकर्षक है। यानी भाव भंगिमा मतलब होता है जो वो हाव भाव है ना उसकी बात कर रहे हैं। इसमें शब्द बहुत टफ है हिंदी के, आप भी जानते हैं। ठीक है, बट क्या करें, याद करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे एग्ज़ाम, इस बार बेहतर एग्जाम निकालेंगे। ठीक है, चलिए, सो ये तो होगी विशेषता। चलिए आगे देखते हैं इससे हमने सीखा क्या है। तो सबसे पहले देखिए चित्रकार के विषय में अपनी समझ विकसित करते हैं। ठीक है, पहला है ये भारत में सर्वाधिक ख्याति कलाकारों में से एक है जिनमें क्रांतिकारी दृष्टिकोण था। पानी तथा तेलीय रंगों का जो यूज़ है ना बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त किया इसने, और इनकी कृतियों में भारतीय पौराणिक तथा श्रृंखला अंकित है। और दुष्यंत शकुंतलम, नल दमयंती, महाभारत महाकाव्यों की कथाओं से लिए गए प्रसंग अपनी कलाकृतियों के में विशेष रूप से स्थान देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, ये सारी चीज़ें ना इन्होंने बनाई भी है और यही चीज़ आगे जाके बहुत ज़्यादा बिकी भी है। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा जो है ना बहुत बड़े पेंटर में से एक थे हमारे इंडिया के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में किस प्रभाव के कारण भारतीय कला का सामान्य रूप से पतन शुरू हुआ? ठीक है, तो मैंने कहा ब्रिटिश शासन, यानी कि ब्रिटिश शासन जो था ना उसके कारण हमारे देश की भारतीय परंपरा और जो कला है वो बर्बाद हो गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित हंस दमयंती में कौन सा माध्यम प्रयोग किया गया है? वही कैनवास पर तेलीय रंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड चित्र कौन सा है। दूसरा चित्र है हमारे सामने ब्रह्मचारी। ठीक है, इसका जो शीर्षक है वो ब्रह्मचारी है, अमृता शेरगिल ने बनाई है। इसके अलावा कैनवास पर तेलीय रंग है, सेम है, 1938 में बनी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में देखने को मिलेगी ये चित्र। ठीक है, बुक सामने रखा करें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो चित्र की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो ये चित्र परंपरावादी दक्षिण भारत में अभी भी प्रचलित है। हिंदू प्रथाओं तथा विश्वास एवं आस्था की समझ का एक सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर आश्रम है और 5 पुरुष ब्रह्मचारी जो है वह हिंदू आस्था पर श्रद्धा के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। रंगों की विविधता पर विशेष महत्व दिया गया है, जैसे गहरे लाल रंग का यूज़ किया गया है, सफ़ेद धोती का यूज़ किया गया है। इस चित्र को समतल धरातल पर सीधे खड़े रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम समझ देखते हैं क्या मिली है हमको। इसके बारे में हमें समझ मिली है कि 20वीं शताब्दी में भारत में समकालीन कला के क्षेत्र में इतिहास में इनकी उपस्थिति एक महान घटना है, क्योंकि इसने हिंदू धर्म को जोड़ कर रखा था। इसलिए दूसरा क्या है, दक्षिण भारत के दौरे में जब आप जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रेरणा इन्हीं से मिलती है, क्योंकि दुल्हन का श्रृंगार, ब्रह्मचारी और बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण जो है वैसे चित्र बनाए जाते थे उस समाज में। ठीक है, इसके अलावा जिस
मनोयोग से उन्होंने प्रतिभा, रंग तथा ब्रश का प्रयोग किया है। पश्चिम में अपने प्रशिक्षण तथा पूर्व के विचारों का सामंजस्य देखने को मिलता है, उसे उन्होंने बहुत लोकप्रिय किया। उनके चित्र उनका देश एवं वहाँ के लोगों के जीवन के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, उसके आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने, देश के किस भाग में अमृता शेरगिल को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया। तो क्वेश्चन दूसरा है, चित्र में ब्रह्मचारी किस आस्था पर पूर्ण श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। चलिए दोनों के आंसर देखते हैं। सो आंसर है हमारे सामने दक्षिण भारत और हिंदू आस्था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ऊपर देख लेना, आंसर ये है दक्षिण भारत और हिंदू आस्था। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये ही आप करके चले जाइए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। PYQ नहीं भी करेंगे ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि 9 चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, मैं सीधी बात बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो थर्ड देखते हैं चित्र कौन सा है हमारे सामने। थर्ड चित्र हमारे सामने दी ऑट्रियम। दी ऑट्रियम जो है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई है। कागज पर जल का चित्र देखने को मिलता है, जल रंग देखने को मिलता है। इसके अलावा 1920 के आसपास बनाई गई है, और जो आकार है वो 12.5 इंटू 9.5 इंच है, और रविंद्र भारतीय सोसाइटी जारंस्को कोलकाता के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चित्र की विशेषताएं बताऊं तो यह चित्र एक असाधारण कलाकृति है, जो उनकी कृतियों पर धनवाद के प्रभाव को दर्शाती है। धनवाद के बारे में हमने कल बात की थी। ठीक है, कल के लेक्चर में आप धनवाद को ढंग से समझ सकते हैं। धनवाद एक ऐसी शैली है जिसमें वर्णित वस्तुओं को ज्यामितीय आकार में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इस चित्र में रंगों के माध्यम से प्रकाश एवं छाया के अपूर्ण संयोजन के प्रयोग से हुए प्रभावों को दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा विभिन्न ज्यामितीय आकारों को संयोजित करके इस आकृति को रूप दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्र के रूप में हम अपनी समझ विकसित करते हैं। पहले तो है 1910 से लेकर 1921 के अंतर्गत उनकी कृतियों में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के चित्र एवं कलाक्रम में चैतन्य की जीवन गाथा देखने को मिलती है, और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने स्पष्ट रूप से धनवाद को अपनी एक शैली बनाया था, जिसका मूल उद्देश्य अभिव्यक्ति को गुण और ज्यामितीय आकार के माध्यम से व्यक्त करना था। ठीक है, तो धनवाद इज इक्वल टू ज्यामितीय आकारों के माध्यम से चित्र बनाना। ठीक है, तो धनवाद, अगर पूछा कि धनवाद शैली को क्या कहते हैं, तो आप लिखना ज्यामितीय आकार से चित्रों को बनाना ही धनवाद शैली कहलाती है। ठीक है, चलिए, वह अपने समय के महान कला समीक्षक भी रहे तथा राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य चित्र भी बहुत प्रचलित रहे। ठीक है, यानी कि जो बिना बोले बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, ऐसे चित्र बहुत ज़्यादा उस समय फेमस हुआ करते थे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, द ऑट्रियम जो है वो चित्र किस माध्यम से बना है। तो कागज पर जल रंग जो है उसके कारण, और गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा विकसित शैली का नाम बताओ। तो वही धनवाद, जिसके बारे में हमने जस्ट बात की थी। अब देखते हैं क्या आप जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला है, आधुनिक भारतीय कला हमारे देश के इतिहास एवं सामाजिक परिस्थितियों के साथ जुड़ी रही, और ब्रिटिश समय में कंपनी स्कूल के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ निर्मित हुई। शांति निकेतन में पश्चिम बंगाल स्कूल कला के उत्थान का केंद्र बना। भिन्न पृष्ठभूमि के कलाकारों ने एकत्रित होकर भारतीय कला को एक नया आयाम दिया। और लास्ट है, बंगाल स्कूल समकालीन भारतीय कला आंदोलन में एक मुख्य कड़ी के रूप में स्पष्ट होता है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ 9 चैप्टर है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। पेंटिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसके PYQ लेकर आऊँगा ना तो हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर कर देंगे लाइन टू लाइन। ठीक है, बाकी आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।